हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवा त्रिपाठी। फ्रेंड्स, अगर आप एनटीए यूजीसी नीट जेआरएफ की तैयारी हिंदी विषय से कर रहे हैं तो आप मेरे इस चैनल हिंदी नीट जेआरएफ प्रिपरेशन से अवश्य जुड़ें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपनी टॉपिक की ओर। आज हम एनटीए यूजीसी नीट जेआरएफ के हिंदी विषय में लगे इकाई 1 के भाग 7 को पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय है हिंदी का भौगोलिक विस्तार व हिंदी की उपभाषाएं। पिछली वीडियोज़ में हमने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं व उनके वर्गीकरण को देखा था। आज हम हिंदी का भौगोलिक विस्तार व हिंदी की उपभाषाओं को देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी आज सारे देश की भाषा है, यानी कि भारतीय संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी है। हिंदी ही राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित है। सैद्धांतिक दृष्टि से हिंदी का जो रूप राष्ट्रभाषा के लिए ग्रहण किया गया है उसके भौगोलिक क्षेत्र का सीमांकन भी किया गया है, यानी कि हिंदी भाषा सैद्धांतिक दृष्टि से राष्ट्रभाषा के रूप में ग्रहण किया गया है हिंदी भाषा को, जबकि हिंदी भाषा हमारी राजभाषा है। उसके भौगोलिक क्षेत्र का सीमांकन भी किया गया है। सैद्धांतिक दृष्टि से तो उसके भौगोलिक क्षेत्र का सीमांकन किया गया है, जबकि वास्तव में इस हिंदी भाषा का कोई सीमित क्षेत्र नहीं है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा की तलहटी तक और पूर्व में भागलपुर से पश्चिम में अमृतसर तक हिंदी खड़ी बोली के रूप में फैली है और साहित्य, पत्रकारिता, स्कूल, कॉलेज, प्रशासन, विधान सभा और विधान परिषदों में हर दिन व्यवहार में आ रही है, यानी कि हिंदी का क्षेत्र दिन प्रतिदिन विस्तृत होता जा रहा है। ऐतिहासिक परंपरा को ध्यान में रखते हुए अधिकतर विद्वानों ने हिंदी क्षेत्र को दो भागों में बांटा है। पहली है पश्चिमी हिंदी, दूसरी है पूर्वी हिंदी। इन दोनों क्षेत्रों में हिंदी की अनेक बोलियां प्रचलित हैं, जैसे कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणी, बुंदेली, कन्नौजी ये बोलियां आती हैं, और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये बोलियां आती हैं जो प्रायः घरों में ही व्यवहृत होती हैं, यानी कि ये बोलियां घर घर में व्यवहार में लाई जाती हैं, यानी अपनी भाषा का माध्यम इन बोलियों को ही बनाया जाता है। संसार की भाषाओं में हिंदी भाषा को तृतीय स्थान प्राप्त है, यानी कि विश्व की भाषाओं में हिंदी भाषा को तीसरे स्थान पर रखा गया है। इनके बोलने वालों की संख्या 30 करोड़ के आसपास है, यानी कि हिंदी का क्षेत्र इतना ज़्यादा विस्तृत है कि संसार में 30 करोड़ के आसपास लोग हिंदी भाषा ही बोलते हैं। भारत के बाहर जैसे कि वर्मा, श्रीलंका, मॉरिशस, ट्रिनिडाद, फिजी, मलाया, सूरीनाम, दक्षिण और पूर्वी अफ्रीका कई देशों में हिंदी बोलने वालों की संख्या अधिक है, यानी कि भारत में तो बोली ही जाती है, साथ ही कई देशों में भी हिंदी भाषा बोली जाती है। हिंदी का क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। हिंदी बोलने वालों की संख्या अधिक है। एशिया महादेश की भाषाओं में हिंदी एक ऐसी भाषा है जो अपने देश के बाहर बोली और लिखी जाती है, यानी कि एशिया महाद्वीप में हिंदी एक ऐसी भाषा है अपने देश में बोली ही जाती है, साथ ही कई देशों में बोली जाती है। तो अब हम हिंदी की उपभाषाएं और बोलियों को देखेंगे। हिंदी की उपभाषाएं अपभ्रंश से ही विकसित हुई हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से अपभ्रंश से कौन कौन सी उपभाषाएं विकसित हुई हैं। शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी विकसित हुई है, जो कि एक उपभाषा है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है देख लेते हैं। कौरवी, हरियाणवी, दक्षिणी, बांगरू जो कि आकार बहुला बोली है, और ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी जो कि ओकार बहुला बोली है, जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। दूसरी है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी बोलियां आती हैं, जो ट वर्ग बहुल प्रधान बोलियां हैं। जयपुरी को ढूंढाड़ी भी बोलते हैं। तीसरी है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कुमाऊनी और गढ़वाली बोलियां आती हैं। दूसरा है अर्धमागधी अपभ्रंश। तो अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी उपभाषा का विकास हुआ, और पूर्वी उपभाषा के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये बोलियां आती हैं।
तीसरी है मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का विकास हुआ। बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही, मैथिली ये बोलियां आती हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 2 और बोलियों को स्वीकार किया, जिसका नाम है, पहला है ताजुकबेकी और दूसरा है निमाड़ी। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने इन 2 बोलियों को पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत और स्वीकार किया। हिंदी की प्रमुख बोलियों की नामकरण करने वाले विद्वान हैं। कई विद्वान ऐसे हैं जो हिंदी का नामकरण भिन्न भिन्न रूपों में किए हैं। तो देख लेते हैं। हिंदी का कौरवी नाम राहुल सांकृत्यायन ने दिया। ब्रजबोली नाम ईश्वर चंद्र गुप्त ने दिया। राजस्थानी नाम ग्रियर्सन ने दिया। डिंगल नाम बाकीदास ने किया। बिहारी नाम ग्रियर्सन ने दिया। भोजपुरी नाम रेमंड ने दिया। मैथिली नाम कोलब्रुक ने दिया। विद्वानों ने भिन्न भिन्न नाम दिए। तो अब हम पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी तथा पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियों को देखेंगे। हिंदी भाषा का क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब का कुछ भाग, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश व बिहार, जिसे हिंदी भाषी प्रदेश कहते हैं। पूरे क्षेत्र में हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, जिसके अंतर्गत मुख्य 10 बोलियां आती हैं। तो हम इन 5 उपभाषाओं के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं उनको देखेंगे। हमारी 5 उपभाषाएं हैं। पश्चिमी हिंदी, दूसरी है पूर्वी हिंदी, तीसरी है राजस्थानी, चौथी है पहाड़ी हिंदी, 5वीं है बिहारी हिंदी। तो इन उपभाषाओं के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं, तो चलिए देखते हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली को कौरवी भी बोलते हैं। ब्रजभाषा, हरियाणी, बुंदेली, कन्नौजी बोलियां आती हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोलियां आती हैं। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत पश्चिमी राजस्थानी, जिसको मारवाड़ी भी बोलते हैं, पूर्वी राजस्थानी जयपुरी बोलते हैं, उत्तरी राजस्थानी मेवाती बोलते हैं, दक्षिणी राजस्थानी को मालवी बोलते हैं। तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत ये बोलियां आती हैं। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी, जिनको कुमाऊनी और गढ़वाली बोलियां भी कहते हैं। बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही, मैथिली बोलियां आती हैं। हिंदी भाषा का क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब का कुछ भाग, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा बिहार, यानी कि हिंदी का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है। तो हिंदी भाषा के अंतर्गत आने वाली बोलियों को हम देखेंगे कि हिंदी भाषा के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं। तो देखते हैं। खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है, यानी कि खड़ी बोली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। इसका क्षेत्र देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली का कुछ भाग, बिजनौर, रामपुर तथा मुरादाबाद है। लोक साहित्य की दृष्टि से खड़ी बोली बहुत संपन्न है। इसमें नाटक, लोक कथा, लोकगीत आदि पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। इनका काफ़ी अंश प्रकाशित भी हो चुका है। हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी तथा दक्षिणी एक सीमा तक खड़ी बोली पर आधारित हैं। दूसरा है ब्रज भाषा। ब्रज का पुराना अर्थ पशुओं या गौओं का समूह होता है, या चारागाह भी कहते हैं। पशुपालन की प्रधानता है वहाँ पे, इसी कारण इसे ब्रज कहा गया है और इसी आधार पर इसकी बोली ब्रज भाषा कहलाई। इसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। ब्रज भाषा आगरा, मथुरा, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली तथा आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। साहित्य और लोक साहित्य दोनों ही दृष्टियों से ब्रज भाषा बहुत संपन्न है। हिंदी प्रदेश के बाहर भी भारत के अनेक क्षेत्रों में ब्रज भाषा में साहित्य रचना होती रही है। सूरदास, तुलसी, नंददास, रहीम, रसखान, मीराबाई
आदि कई कवियों ने ब्रज भाषाओं में रचनाएं की हैं। तो साहित्य की दृष्टि से ब्रज भाषा अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। हरियाणी का विकास उत्तरी शौरसैनी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से हुआ है। खड़ी बोली अहिरवाटी, मारवाड़ी, पंजाबी से घिरी इस बोली को कुछ लोग खड़ी बोली का पंजाबी से प्रभावित रूप मानते हैं। मोटे तौर पे इसका क्षेत्र है हरियाणा तथा दिल्ली का देहाती भाग, यानी कि हरियाणा और दिल्ली का जो देहाती भाग है हरियाणी बोली वहीं बोली जाती है। हरियाणी में केवल लोक साहित्य है जिसका कुछ अंश मुद्रित भी है। हरियाणी में केवल लोक साहित्य है, साहित्य की रचना नहीं हुई है। बुंदेली राजपूतों के कारण मध्य देश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा के झांसी, छतरपुर, सागर आदि तथा आसपास के भाग को बुंदेलखंड कहते हैं। वहीं की बोली होने के कारण इसे बुंदेली या बुंदेलखंडी कहते हैं। इसका क्षेत्र झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, ओरछा, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी, होशंगाबाद तथा आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। बुंदेली का विकास शौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। बुंदेली में लोक साहित्य काफ़ी हैं, जिसमें ईशुरी जो कि बहुत ही बुंदेली के प्रसिद्ध कवि हैं। इनके ईशुरी के जो फाग हैं वो बड़े ही प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि हिंदी प्रदेश की प्रसिद्ध लोक गाथा आल्हा, जिसे हिंदी साहित्य में भी स्थान मिला है, मूलतः बुंदेली की एक उपबोली बनाफरी में लिखी गई है। तो जो आल्हा है बुंदेली बोली की एक उपबोली है, बनाफरी उसी बोली में लिखी गई है। आल्हा। कन्नौज इस बोली का केंद्र है। यह बोली इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत आदि में बोली जाती है। कन्नौजी भी शौरसैनी अपभ्रंश से ही निकली है। यह ब्रज भाषा से इतनी अधिक समान है कि कुछ लोग इसे ब्रज भाषा की ही एक उपबोली मानते हैं। कन्नौजी में केवल लोक साहित्य मिलता है, जिसमें से कुछ अंश प्रकाशित भी हो चुका है, और कन्नौजी में साहित्य की रचना नहीं हुई है। अवधी का क्षेत्र लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी आदि है। अवधी में साहित्य तथा लोक साहित्य दोनों ही पर्याप्त मात्रा में है। कवि मुल्ला दाऊद, कुतुबन, जायसी, तुलसीदास, उस्मान, सबल सिंह, मंझन ये सब अवधी के प्रसिद्ध कवि हैं, जिन्होंने अवधी भाषा में कई रचनाएं की हैं। बघेली का उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश के ही एक क्षेत्रीय रूप से हुआ है। इसका क्षेत्र रीवा, नागौद, शहडोल, सतना, महर तथा आसपास का क्षेत्र है। बघेली में भी केवल लोक साहित्य की रचना हुई है, साहित्य की रचना नहीं हुई है। अगला है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी का मुख्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ होने के कारण इसका नाम छत्तीसगढ़ी पड़ा है। अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप से इसका विकास हुआ है। इसका क्षेत्र सरगुजा, कौरिया, बिलासपुर, रायगढ़, खैरागढ़, रायपुर, दुर्ग, नंदगांव, कांकेर आदि है। छत्तीसगढ़ में भी लोक साहित्य की ही रचना हुई है, साहित्य की रचना नहीं हुई है। अगला है पश्चिमी राजस्थानी। राजस्थानी के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं, तो उसमें से है पश्चिमी राजस्थानी, जो कि मारवाड़ी के नाम से भी जानी जाती है। राजस्थानी का यह रूप पश्चिमी राजस्थान अर्थात जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, मेवाड़, सिरोही, जैसलमेर, बीकानेर आदि में बोला जाता है। इसे मारवाड़ी भी कहते हैं। शौरसैनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। मारवाड़ी में साहित्य तथा लोक साहित्य दोनों ही पर्याप्त मात्रा में है। मीरा के पद इसी भाषा में है, मारवाड़ी भाषा में ही है, तो इसमें साहित्य और लोक साहित्य दोनों की रचनाएं हुई हैं पश्चिमी राजस्थानी में। उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी राजस्थानी का क्षेत्र है अलवर, गुड़गांव, भरतपुर तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। उत्तरी राजस्थानी को मेवाती भी कहते हैं। इसका एक मिश्रित बोली अहिरवाटी भी है, जो गुड़गांव, दिल्ली तथा करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाती है। इस पर हरियाणी का बहुत प्रभाव है।
यानी कि मेवाती पर हरियाणवी का प्रभाव है। मेवाती में केवल लोक साहित्य है। उत्तरी राजस्थानी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है और इसमें केवल लोक साहित्य की रचना हुई है, साहित्य की रचना नहीं हुई है। पूर्वी राजस्थानी राजस्थान के पूर्वी भाग में जयपुर, अजमेर, किशनगढ़ आदि के आसपास में बोली जाती है। इसकी प्रतिनिधि बोली है जयपुरी, यानी पूर्वी राजस्थानी को जयपुरी भी बोलते हैं, जिसका केंद्र जयपुर है। जयपुरी को ढूंढाड़ी भी कहते हैं क्योंकि इस क्षेत्र का नाम ढूंढाड़ है। जयपुरी का जो क्षेत्र है उसका नाम ढूंढाड़ है, इसलिए इसे ढूंढाड़ी भी कहते हैं। जो जयपुरी या ढूंढाड़ी बोली है वो सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है और इसमें केवल लोक साहित्य की ही रचना हुई है, साहित्य की रचना नहीं हुई है। दक्षिणी राजस्थानी का क्षेत्र है इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद तथा इनके आसपास में बोली जाती है। इसकी प्रतिनिधि बोली मालवी है, यानी दक्षिणी राजस्थानी को ही मालवी बोली भी कहते हैं, जिसका मुख्य क्षेत्र मालवा है। सौरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है और इसमें कुछ साहित्य मिलते हैं, बाकी लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। अगला है पश्चिमी पहाड़ी सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है और इसका क्षेत्र है जौनसार, सिरमौर, शिमला, मंडी, चंबा तथा आसपास में भी पश्चिमी पहाड़ी बोली जाती है। अगला है मध्यवर्ती पहाड़ी सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है और इसका क्षेत्र है गढ़वाल, कुमाऊं तथा आसपास का कुछ क्षेत्र, जहाँ की मध्यवर्ती पहाड़ी बोली जाती है। भोजपुरी बिहार के शाहाबाद जिले के भोजपुर गांव के नाम के आधार पर इस बोली का नाम भोजपुरी पड़ा है। भोजपुरी मागधी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से विकसित हुई है। इस बोली का क्षेत्र बनारस, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, शाहाबाद, चंपारण, सारण तथा आसपास का क्षेत्र है। हिंदी प्रदेश की बोलियों में भोजपुरी बोलने वाले सबसे अधिक हैं। भोजपुरी में मुख्यतः लोक साहित्य ही मिलता है, साहित्य नहीं मिलता है। शिष्ट साहित्य बहुत कम ही मिलते हैं। भारतेंदु, प्रेमचंद प्रसाद आदि इसी क्षेत्र के रहे हैं, किंतु साहित्य में भोजपुरी का प्रयोग नहीं किया। मगही मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। यह बोली पटना, गया, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर तथा इसके आसपास बोली जाती है। इसमें लोक साहित्य काफ़ी हैं, कुछ ललित साहित्य भी मिलते हैं, जबकि साहित्य की रचना मगही बोली में नहीं हुई है। मैथिली मागधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से विकसित हुई है। मिथिला में बोली जाती है। इसका क्षेत्र दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया तथा मुंगेर में है। विद्यापति जैसे प्रसिद्ध कवि देने का श्रेय मैथिली को ही है, यानी कि विद्यापति का जो पदावली है वो मैथिली बोली में ही हुआ है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और इसी रचना से विद्यापति प्रसिद्ध हो गए। इनके अतिरिक्त भी गोविंद दास, रणजीत लाल, हरिमोहन झा आदि भी मैथिली में रचना करने वाले साहित्यकार हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हमारे अन्य मित्र भी लाभान्वित हो सकें। तो फ्रेंड्स, आज हमने हिंदी का भौगोलिक विस्तार व हिंदी की उपभाषाओं को देखा, साथ ही पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी वर्ग की और उनकी बोलियों को देखा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।